स्कूल के प्राचार्य श्री राजपाल जी, गांव के पूर्व सरपंच श्री सुरेश कुमार जी, सम्मानित मंच के मेरे साथी सभी सदस्य, प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे मंच को यहाँ समय दिया। यहाँ मंच का गठन हेडमास्टर राम सिंह जी ने किया। एक समस्या देश की, हमारे इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में एक मन में आया है कि भाई एक ऐसा जागरूकता मंच शुरू करना चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी है उनको बुराइयों के बारे में पता चले कि क्या बुराइयां हैं, उनके बारे में सतर्क रहें और उनके बारे में अपने आप को बचाएं बुराइयों से। तो सबसे पहले तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं तो हायर एजुकेशन में बड़े बच्चों को पढ़ाता था, प्रिंसिपल भी रहा, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के स्कूलों के अंदर आने का मुझे कम ही मौका मिला, लेकिन यहाँ मुझे संयोजक बनाया, स्कूलों में आने का मौका मिला, बच्चों से बात, छोटे बच्चों से बात करने का मौका मिला। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे मंच के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी ने, सुरेश कुमार जी ने, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बातें बताई हैं। अब मैं संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा चर्चा करूंगा अपने इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को पता चले कि आज जो ये सुविधाएं आपको पढ़ने की मिल रही हैं, ये हजारों साल तक किसी को मिली नहीं अपने देश के अंदर। हजारों साल हमारा देश बहुत बुरी तरीके से यहां शोषित किया गया। 200 साल अंग्रेज आए, लगभग 800 साल तक मुगल आए, सब छिन्न भिन्न था। हमारे बुजुर्ग बहुत परेशानियों में मरे, गुलामी के अंदर मरे। यहां मैं संक्षिप्त 2-4 बातें आपसे पूछूंगा और आगे लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। सती प्रथा के बारे में कौन बच्चा बताएगा सती प्रथा क्या है? जितने भी बैठे हैं इनमें बता सकता है सती प्रथा क्या थी? बताओ बेटा, शाबाश। सती प्रथा क्या थी? आप इतिहास में पढ़ते होगे, बताओ बेटा, खड़े हो। इसमें ना लड़कियों की शादी बड़े आयु के लोगों से कर दी जाती है। बैठे, ये नहीं है, अभी भी नहीं पता। मैं यही बातें, छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ। इतिहास के बारे में जागरूकता होगी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। सती प्रथा का मतलब ये, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। उसके पति की मृत्यु। देखिए बेटा, ये छोटी सी बात है लेकिन समझना बहुत जरूरी। इतने बैठे हैं ना, एक छोटा सा पॉइंट ये है, सती प्रथा कितनी पुरानी थी? 800-700 साल तक जो है, जो लड़कियों की शादी कर दी जाती, लड़के और लड़कियों की शादी हो जाती है, तो जिस लड़की का पति मर जाता था तो उस लड़की को भी उस शव के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। उसे सती प्रथा कहते थे और ये प्रथा बन गई थी। कभी अब आपके इलाके के अंदर कोई कह दे कि भी इसको जिंदा जलाना है, बताओ, हाथ खड़े करो, कौन अच्छा समझेगा इसको? समझेगा कोई? कोई नहीं समझेगा। कौन चाहता है भी जिंदा जले? कितनी बुरी प्रथा थी, लेकिन सारे समाज के इसको स्वीकार कर लिया था कि सती प्रथा बहुत अच्छी है। देखिए आप, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा कि जिंदा नहीं जलाना है। उसके लिए कई कई साल तक, सैकड़ों सालों तक करना पड़ा कि जिंदा जलाना अच्छा नहीं है। उसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति नहीं आए। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उस जब चाहे उसमें राजा हो चाहे बड़ा हो, उस प्रथा में आ गया तो जलाना ही पड़ेगा। उसकी भाभी, वो उसके भाई मर गए और उसकी भाभी उसको बहुत प्यार करती थी, छोटा समझ करके,
और वो चाहते थे कि भाई जो ना ये मरे नहीं, लेकिन ये पता था कि समाज के अंदर इसको मरना ही मरना पड़ेगा। लेकिन उसको उसकी भाभी को जलाया गया। उसके बाद में उसने प्रण ले लिया था कि भाई आज से मैं ये जो है जागरूकता करूंगा धीरे धीरे कि भाई ये प्रथा खत्म होनी चाहिए, और उन्होंने खत्म करके माने। तो ये है प्रथा बुराइयों की। अब उसके बाद में आइए स्त्री शिक्षा। जैसे आप आज बैठे, आपको पूरा अधिकार है पढ़ने का, ये अधिकार था नहीं किसी के पास। हजारों साल तक तो लड़कों के पास भी नहीं था, सभी के पास, सिर्फ राजा महाराजाओं के लड़कों के पास था, सभी के पास अधिकार भी नहीं था। और स्त्रियों की शिक्षा का तो प्रबंध था ही नहीं। 1848 में पहली बार सावित्री बाई फुले ने यह प्रयास किया था कि स्त्रियों को शिक्षा शिक्षित करो, शिक्षित नहीं करोगे तो हमारी जो जनरेशन है वो सारी जन्म लेगी, मर जाएगी, ज्ञान ही नहीं होगा कुछ भी। और 1848 में पहली बार प्रयास किया, और सैकड़ों साल लगे उसको प्रथा को सुलझने में, लेकिन वो कामयाब हुए। आज कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, लड़की पढ़ सकती है, बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, मंत्री बन रहे हैं, IPS IAS कितने बन रहे हैं। अगर ये प्रथा खत्म, और ये प्रथा अच्छी बताई गई थी उस वक्त, लेकिन उसके लिए जागरूक करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हम इसीलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं। मूर्ति पूजा की बात थी पहले, क्योंकि शिक्षा तो थी ही नहीं। एक पत्थर की मूर्ति खड़ी कर दी जगह जगह पर, और पढ़े लिखे थे ही नहीं, इसमें ज्ञान नहीं था। 5-4 आदमियों ने दी, ये मूर्ति जो ना आपको बचा देगी, कुछ आपका बिगड़ने नहीं देगी। 24 घंटे पत्थर के सामने हाथ जोड़ते और पूजा करते थे, और उनसे होना जाना तो कुछ भी नहीं, आज भी नहीं होना जाना, पहले भी कुछ नहीं होना जाना था। ठीक है ना। मूर्ति पूजा का मतलब है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान को दे देगा, उसका मतलब है उसके आदर्शों को पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, उनके इतिहास को जानो। उन्होंने गीता को उपदेश दिया, आज भी ग्रंथ है, वो जिंदा ही है, मरे थोड़ी है। उनके विचार है वो जिंदा है, उनको ग्रहण करो। आज भी हमारी न्यायपालिका है, उनकी जिंदा है। कोई भी करते हैं, शपथ दिलवाते हैं, तो गीता के ऊपर हाथ रखवाया जाता है। वो ऐसे ज्ञान ग्रहण करो, वेद है, वेद में बिल्कुल सच्चाई, ऐसे ज्ञान ग्रहण करो जो किताबों में, उनको ज्ञान ग्रहण करो। लेकिन उसके लिए भी स्वामी दयानंद को घर घर जाकर के जो प्रचार करना पड़ा था कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, पढ़ाई लो। उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने बाल विवाह थे पहले, 1-1 साल की बच्ची, 2-2 साल की बच्ची जो है गोद में लेकर के शादी कर देते थे। आप लगाइए, आप कितनी बुरी प्रथा बनी हुई होगी। और वो भी प्रथा बन गई थी कि कोई भी जन्म हो गया, कहीं तो पेट में ही है, तेरा लड़का होगा, तेरी लड़की होगी, तो राजस्थान तक अभी तक भी चला है, और शादी कर देते। बताइए आप कितनी बुरी हालत है। तो क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं जहां पर ऐसी हालात होगी। तो इन कुरीतियों को लेने के लिए भी स्वामी दयानंद ने घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के प्रचार करना पड़ा था, जब जाके सुधार हुआ था। और पूरा तो अभी भी सुधार नहीं हुआ है। मूर्ति पूजा करते 100 का 100 थोड़ी ठीक हुआ है, लेकिन जो अच्छे हैं पढ़ लिख करके अच्छे जा रहे हैं। जो मूर्ति पूजा में पड़े हुए, आज भी गांव में पड़े हुए, 24 घंटे मूर्ति पूजा मांगोगे तो कुछ लेने देना नहीं है। अंधविश्वासों का कहना मतलब अंधविश्वास खत्म किए गए, और चल रहे तो चल रहे, वो बैकवर्ड हो जाएंगे जो नहीं करेंगे, चल रहे। अगला है हमारा पराधीन तो देश था ही, ये तो गुलामी के समय की बात बता रहा हूं। स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। 1857 के अंदर पहली चिंगारी हुई कि देश को आजाद कराया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में 100 साल लगे, लगभग 90 साल तक जो है देश आजाद, उसके बाद में भी नहीं हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे पढ़े लिखे आए, जैसे आप की तरह सभी पढ़ते हैं, तो गिनती के व्यक्ति यहाँ गुलामी के अंदर भी पढ़ करके इंग्लैंड में जाकर के अच्छी जो शिक्षा ग्रहण करी, और उन्होंने जागरूक किया देश को कि अपने सारे एक हो जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, और ये अंग्रेज है गिनती के, इनको भगाओ। और सुभाष चंद्र बोस जिसका आप याद रखते हो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर इस तरह से यो जन्म लेते रहे, मरते तो हजारों साल तो पहले गुलाम है, आप गुलाम ही रहते रहोगे। उन्होंने जागरूक किया, और गिनती के व्यक्ति थे हमारे, जो हमारे ताऊ थे, हमारे दादा वगैरह हैं आसपास के इलाके के, वो भी थे, हमने तो देखा उनको। उन्होंने संघर्ष किया, देश को आजाद करवाया। 1947 के अंदर देश को आजाद करवाया। तो आजादी तक तो ये हालत थी, कुरीतियां बहुत भारी थी, लेकिन अब देश आजाद हो गया। समय से कुरीतियां आती है, सुधारा जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब बेटे मैं आता हूं यहां कि अब देश आजाद हो गया, आप खूब उन्नति करो, पढ़ो, बढ़िया बढ़िया पदों पर जा रहे हैं,
और शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन समय पर जो बुराइयां आती है उनके बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। कि आगे हम बताएं, आगे रास्ते में कोई कुआं खुद रहा हो और किसी को पता नहीं, आंख मीच करके आगे जा रहा हो, तो कुएं में क्या होगा, गिरेगा ना। तो हमारा मतलब है कि जो गलत बातें उनको पहले ही बता दो, बेटा यहाँ पर ये गड़बड़ है, इससे बचो अपना, और अपना लाइफ को सुधारो, अच्छी तरह से जियो, अच्छी तरह से पढ़ो लिखो, लेकिन आप अच्छे संस्कार ग्रहण करके और अपना जीवन यापन करो। क्योंकि 100% लोग तो कभी भी माने नहीं है, आज भी नहीं मानेंगे, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति अगर फॉलो करते हैं अच्छी बातों को तो अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से करते, देश भी सुचारू रूप से चलता है। अब मैं आपसे दो बातें करता हूं बेटा, सच्चाई बोलना अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है, ठीक है, तो सच्चाई होनी चाहिए। झूठ बोलेगा वो अपना यही पछताएगा। अभी झूठ भी बोलते हैं, किंतु आपने देखना भी सच्चाई ही बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। हाँ, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये हमारा नारा भी है। इसी प्रकार से यहां भाई बहन में शादी कोई देखी गई है क्या गांव के अंदर? को एक भाई और बहन आपस में शादी कर ले, नहीं है ना। इसके बारे में बताना चाहता हूं, गोत्र क्या होते हैं। गोत्र का मतलब है, मैं अपना एग्जांपल देके समझाता हूं आराम से। गोत्र के बारे में छोटे बच्चों को पता है गोत्र क्या होते हैं? कोई बात है, अभी छोटे हो, आप थोड़े बड़े होंगे तो मैं इसी के ऊपर आता हूं, छोटी बात। गोत्र का मतलब होता है, जैसे मेरे 3 बच्चे हुए या 2 बच्चे मान लो समझाने के लिए, एक लड़का और एक लड़की, मेरा गोत्र है मान लो रोडवाल, तो मेरे बच्चों का गोत्र क्या होगा? रोडवाल। भाई बहन हुए ना, एक गोत्र का मतलब है मेरे बच्चे हुए उनका गोत्र होगा, मेरा गोत्र जो है वो भी बच्चों का सेम होगा। तो सेम एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हमारा पुराना समय से चल रहा है, भगवान रामचंद्र के समय चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के जमाने चल रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन ये है कि बच्चों को इसकी जागरूकता नहीं है कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। एक तो अपने गोत्र में नहीं होनी चाहिए, एक हमारी माँ है मदर, उसके गोत्र में, क्योंकि माँ तो माँ ही है, दोनों को हटाया जाता है। दादी को तो कल आजकल अवॉइड भी कर देते, मान भी लेते हैं, किंतु माँ तक और अपने गोत्र तक जो है आपस में मिलाते हैं। और ये नए बच्चे आगे हैं तो आप छोटे बच्चों में ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो ये एक तो गोत्र की समस्या आ रही है, आजकल छोटे बच्चे हैं, अब आप बड़े भी हो गए तो इनके बारे में आगे समझना है कि माँ बाप जैसा कहें पहले उनके बारे में आपने जागरूक लेना है, माँ बाप का कहना मानना आपने, सबसे बड़ी बात यह है। अन्यथा जमाना कुछ नहीं बदला है, आप समझ लो भाई पता नहीं क्या चेंज हो गया, हमारे जमाने से पहले और कुछ था, अब आगे और कुछ आता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके दुष्परिणाम होते हैं। एक है बेटा, रूल जो है समय समय के साथ बदलते भी रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, अभी आप छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चों को तो हम समझा सकते हैं, फिर भी बताने में कोई हर्ज नहीं है कि कानून ऐसे बन रहे हैं कि भाई बड़े बच्चे होते हैं ना जो मैच्योर होते हैं उनके लिए है, छोटे बच्चे या उनके लिए नहीं आता। यानी कि एक ही लिव इन रिलेशन, आपस में फ्रेंडशिप रह करके, लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप हो गई और आपने किराए में मकान ले लिया और आप जो है कानून के अनुसार किराए में रह करके वहां रह सकते हो, मित्र हो गए, लड़का और लड़के आपस में मित्र हो गए। ये कानून पुराना है, हमें यूएसए का ब्रिटेन का लागू हमारे ऊपर करता है। तो हम जागरूक इसलिए करने आए, इन बातों के जो है दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये अलाउ नहीं है, ये कानून है। बच्चे क्या करते हैं, 18 साल के बाद में होते ही ये समझते कि तुम्हें अधिकार मिलेगा, अधिकार तो मिलेगा, लेकिन आप उनके दुष्परिणामों को जानो। आप अभी फिलहाल अपने इलाके के लिए लागू नहीं है, इन संस्कारों से अवॉइड करो। एक ही गांव के अंदर लड़के और लड़कियां शादी कर लेते हैं, ये बुराई है। तो कभी भी आपने गलत सोचना ही नहीं। हमारा ये समझ लो कि एक ही गांव के अंदर भाई और बहन मानो अपने आप, क्योंकि हम भी मानते थे, आप भी मान लो, कोई परिवर्तन थोड़ी आया है। उनको बुरी नजर से नहीं देखना है, अभी से ये मान चलो भाई जो मेरे गांव में है वो भाई और बहन है, और लड़के और लड़के आपस में इस तरह से रह करके ये मानो, और फिर आप अपने आप को बढ़िया ढंग से पढ़ाई करो, बाकी चीजों को अवॉइड करना। इसके दुष्परिणाम क्या होते बेटा, मैं संक्षिप्त रूप से ये भी बता दूं। गलती से बच्चों को अवेयरनेस तो होती कानून के बारे में, वो गांव में शादी कर लेते हैं तो घर वालों की अनुमति के बगैर कर लेते हैं,
तो घर वालों को तो पहला होगा, आपको पैसा भी लगा, पढ़ाया भी, लिखाया, और मेरी बेटी ने कहना नहीं माना, मेरे बेटे ने कहना नहीं माना, तो वो क्या होगा, उनके लिए तो बेटा या बेटी मर चुके उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने इस बात की शादी कर ली कि गांव के अंदर। क्यों? हमारी कल्चर अलाउ नहीं करती है, इसलिए कभी ये गलती नहीं करनी, अन्यथा क्या होगा, बेरोजगारी का जमाना वैसे है, माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं बच्चे का, पढ़ा लिखा करके भी एकदम नौकरी या सर्विस थोड़ी मिलती है, उनके लिए तो माँ बाप 8-7 साल तक फिर भी मदद करते हैं, भाई इनको और पढ़ाओ, ये करो, ताकि वो बच्चा एडजस्ट हो जाए, उनकी ब्याह शादी कर देते हैं। तो माँ बाप का कहना मानना है, अन्यथा क्या होगा, इस तरह के कार्य करेंगे, सब तो नहीं करते, पर 1000 में से एक आधा बच्चा करे तो वो अपना ही जिंदगी को बर्बाद करता है, दूसरे का कुछ नहीं लेगा। उसमें क्या होगा, माँ बाप, माँ को बाप को गुस्सा आएगा, उनके भाई बहनों को गुस्सा आएगा, और जो शादी करिए, लड़का हो या लड़की हो, उनको मर्डर कर देते। रोज आप देखते हैं, वो बच्चा समझता है तुम्हें अधिकार मिल गया, लेकिन वो क्या होते हैं, या तो खुद फांसी खा के मर जाते थोड़ी देर बाद में, या माँ बाप में से कोई उनका बच्चा है वो उनको मार देता है, या लड़की गलती करती है लड़के को, और लड़का है तो लड़की। इसलिए इन चीजों से अवॉइड करना है आपने, क्योंकि शायद या तो समय के अनुसार माँ बाप अपने आप ही कर ही देते हैं, और आप सक्षम होगे, पढ़े लिखे होगे, IAS वगैरह बनोगे, बड़े अफसर बनोगे, तो माँ बाप की सहमति लेकर के आप अच्छे लड़के लड़कियों को बता दो, कोई बात नहीं है, बुराई नहीं। हम यूं नहीं कहते कि ब्याह की पाबंदी है, माँ बाप को सलाह दे दो, उनसे सलाह मांग लो, और कोई बात नहीं। हमारा भी, समाज का भी ये है कि सारे बच्चे पढ़े लिखे समाज में आगे बढ़े, और बढ़ेंगे तो सारा समाज सुधरेगा। आप अपना घर, आपको गांव छोड़ना ही पड़ेगा। जब आपको गांव छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, अगला फसल नहीं करता, मरने के सिवा फिलहाल कोई रास्ता नहीं बचता है। एक आधे कोई होते हैं तो बाहर ही रहना पड़ेगा, जंगल में ही रहना पड़े, जंगल का मतलब यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा उस गांव को। इन बातों को सुचारू ढंग से आप लागू करेंगे तो इससे जो है आपका भी भला होगा। आप इसलिए एडवांस बताते हैं, बच्चे बड़े बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट वगैरह हुई या हरियाणा गवर्नमेंट है, ये आगे यौन शिक्षा के बारे में भी जागरूक करेगी बहुत शीघ्र ही, कि भाई छोटे बच्चों को सारी चीजें बता देनी चाहिए खुल करके, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन आता है, तो बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, समय के अनुसार उसको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी बातों को कट ऑफ कर दो। इनसे आपकी फोटो मांग लेते हैं, उनका मिसयूज हो जाता है, ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे बता नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, तो वो घबरा जाते हैं। तो कभी भी मिसयूज करना ही नहीं, अपना काम की चीज है तो बात करो, अन्यथा आज भी कोई जमाना नहीं बदला है। मोबाइल फोन है तो अच्छी काम के लिए है, बुरी कामों के लिए यूज नहीं करना है। अपनी किताबों को पढ़ो, वही सिस्टम आज था, वही सिस्टम पहले है पढ़ाई का। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छी तैयारी करो, एग्जामिनेशन हर जगह हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 24 घंटे आप मोबाइल में अपना वेस्ट टाइम करोगे, वेस्ट नहीं करना आपने। अच्छी बातों को ग्रहण करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, और आपने अपना रास्ता चुनना है। 50 साल पहले मैं आपकी तरह स्कूल में था, हमारे माँ बाप भी थे, वो भी हमें शिक्षा देते थे, बेटा अच्छा काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, और उनके अनुसार हम चलते थे। आज भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, माँ बाप का कहना तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और अच्छा ही बातें करो और बुराइयों को छोड़ दो। ये बातें हम जो है आपसे यहाँ बातचीत करना चाहते थे, ताकि बच्चों को एडवांस में हम बता दें कि मैं एक और बताता हूं, जैसे या नारनौल के पास हम जाते हैं तो एक मोड़ है 90 डिग्री के एंगल पर, एकदम सीधा रास्ता है, और एकदम से गंदा नाला बोलते हैं। वहां क्या है, चलते चलते रास्ता सीधा है, लेकिन अचानक मोड़ आ गया, तो फर्ज ये बनता है कि पहले ये लगाया जाए, चेतावनी दी जाए, भाई यहाँ ब्लाइंड करो है, यानी एकदम अंधा मोड़ है, एकदम सीधे जाते 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाते हैं, तो कई बसें एक्सीडेंट हो जाती है। सरकार ने छोटी सी बात लगानी थी, आज तक उस डिपार्टमेंट ने ये नहीं लिखा, इससे पहले चेतावनी दी कि यहाँ अंधा करो, ब्लाइंड करो, एकदम दिखता नहीं है वो, और कई बसें उसमें नाले में गिर जाती है। अब जाके थोड़ा सी ये करे, इतने सालों के बाद देखिए देश आजाद हो चुका, नहीं तो एक लाइन लिखनी थी, अंधा करो है बस, और थोड़ा सा ब्रेकर लगाना था उससे पहले, ताकि स्पीड में बसें रुक जाए और आगे मोड़ देख ले। तो मेरा कहने का मतलब, थोड़ी सी बुराई के कारण से कितने एक्सीडेंट हुए, और आज जाकर के पूरा एक छोटा सा बना, उसमें भी छोटा लिखा कुछ नहीं है और बताया नहीं कुछ भी। ऐसे हम कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं जो अंधविश्वासों के कारण से एक
कुरूड हमारी जो है रूढ़ियां बन जाती हैं, उनको छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, आपने अच्छाई को लेना है। कभी भी इस तरह से, मेरा कहने का मतलब कोई चीजें बुरी हैं उनको छोड़ना है, अपने आप का बचाव करना है। अन्यथा जैसे मोड़ बताया मैंने, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसे ही लाइफ में एक्सीडेंट हो जाते हैं और कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। धन्यवाद, आप सभी बच्चों ने सुना, थैंक यू।